हूरम घर में दाखिल हुई तो उसे यकदम ही ठंडक का एहसास हुआ, क्योंकि बाहर गजब की गर्मी पड़ रही थी। वो पसीने और गर्मी से बेहाल थी। उसने लाउंज में सोफे पर बैठते ही सुकून की सांस भरी थी। चंद लम्हों तक वो खामोशी से बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठी और किचन में जाकर फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर अपने मुंह से लगाई। यकदम ही उसे तमानियत का एहसास हुआ था। हूरम, तुमसे कितनी बार कहा है, बाहर से आकर फौरन ठंडा पानी मत पिया करो और बैठकर पानी पियो। हूरम की माँ ने किचन में दाखिल होते हुए हूरम से कहा था, अम्मी बहुत भूख लग रही है, अगर खाने के लिए कुछ है तो प्लीज दे दें। हूरम ने उनकी डांट को नजरअंदाज करते हुए कहा। सालिहा बेगम ने नफी में सर हिलाते हुए हूरम की तरफ देखा। उन्हें यकीन था ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। दाल चावल बनाए हैं, तुम बैठो, मैं गरम करती हूँ, सालिहा बेगम ने नरम लहजे में उससे कहा था। हूरम हाथ धोकर आई तो खाना टेबल पर रखा हुआ था। उसे शदीद भूख लगी थी। वो खाना खाने बैठ गई, जबकि सालिहा बेगम भी उसके सामने आकर बैठ गई थी। वो कुछ देर तक खामोश नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो हूरम से किस तरह से ये बात करे, क्योंकि वो जानती थी कि ये बात करने से हूरम हमेशा की तरह चिढ़ जाएगी। मगर अब बात करना उनके लिए भी ज़रूरी हो गया था। हूरम, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, सालिहा बेगम ने धीमे लहजे में हूरम को मुखातिब किया। हूरम ने खाना खाते नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा, मगर मुंह से कुछ ना बोली। तुम्हारे चचा चाहते हैं कि सब तुम्हारी और सारन की मंगनी कर दी जाए, और फिर तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो तुम दोनों की शादी करना चाहते हैं। सालिहा बेगम ने हूरम से इस रिश्ते के मुतालिक उसकी रजामंदी नहीं पूछी थी, बल्कि उसे खबर दी थी कि उसकी मंगनी होने वाली है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनते ही हूरम की भूख उड़ गई थी। उसने संजीदा नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, आप जानती भी हैं कि मैं सारिम से किसी सूरत शादी नहीं करना चाहती, फिर भी हर दूसरे महीने ये बात लेकर बैठ जाती हैं। मैं आपको कितनी बार इस रिश्ते से इनकार करूं, आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? हूरम ने खाने की प्लेट अपने सामने से खिसका दी थी। उसकी भूख उड़ चुकी थी और अब वो थकी थकी नजरों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि उसकी माँ हमेशा की तरह मजबूर है, कुछ भी नहीं कर सकती। हूरम, तुम्हारे चचा तुम्हारी और सारिम की शादी करना चाहते हैं, और तुम भी जानती हो कि मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती। उनके हम दोनों पर बहुत से एहसान हैं। अगर उनके किसी भी एहसान का बदला इस तरह से चुकाया जा सकता है तो तुम्हें क्या एतराज है? सालिहा बेगम जैसे हूरम की इस बात से थक गई थी, क्योंकि उनकी बात सुनकर हर बार हूरम को यही कहना था कि वो सारिम से शादी नहीं करेगी। हूरम को अपने चचा का बिगड़ा हुआ सपूत सारिम एक आंख नहीं भाता था, इसीलिए वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मगर उसके चचा और चच्ची की ख्वाहिश थी कि हूरम ही उनके घर की बहू बने। सालिहा बेगम उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी, इसीलिए हूरम को समझाने की कोशिश करती, मगर हूरम भी उनकी कोई बात सुनने और समझने के लिए राजी नहीं थी। हूरम, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद तुम्हारे चचा ने ही तुम्हें पाला है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो क्या तुम उनकी ये एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती? तुम क्यों भूल जाती हो कि उनके हम पर कितने एहसानात हैं? अगर वो तुम्हें और मुझे सहारा ना देते, इस घर में रहने की इजाज़त ना देते, तो कभी सोचा है तुमने मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाती? सालिहा बेगम ने भीगे हुए लहजे में हूरम से कहा। हूरम ने ज़ब्त से उनकी तरफ देखा और ठहरी सांस भर कर रह गई। ये घर उसके बाप का था। इस घर पर हूरम और सालिहा बेगम का बराबर का हक था, मगर ये बात जाने क्यों सालिहा बेगम नहीं समझती थी, बल्कि हर बार हूरम को समझाने की कोशिश करती, उनके एहसानात बताती और हूरम ठंडी सांस भर कर रह जाती। अम्मी, अगर उन्होंने हमें इस घर में रहने की इजाज़त दी है तो ये उनका कोई एहसान नहीं है। इस घर पर हमारा भी उतना ही हक है जितना उन लोगों का है। ये घर मेरे बाबा का भी है। आप हर बार ये बात क्यों भूल जाती हैं? हूरम ने सख्त लहजे में कहा और उठकर अपने कमरे में चली गई। सालिहा बेगम ने उसे नम नजरों से जाते देखा था,
वो जानती थी कि अब वो कुछ नहीं खाएगी, इसी तरह से भूखी रहेगी। वो उनकी इकलौती औलाद थी, उसे वो तकलीफ में नहीं देख सकती थी, मगर वो भी मजबूर थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत हाल से कैसे निकले। वो अपना सर थाम कर रह गई थी। हुरम यूनिवर्सिटी चली आई थी, मगर उसका दिल बेहद उदास था। सालिहा बेगम कल से उससे बात नहीं कर रही थी। हुरम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे समझाए, इसलिए वो यूनिवर्सिटी के लॉन में घास पर सर झुकाए परेशान सी बैठी थी। उसका क्लास लेने का भी दिल नहीं कर रहा था। सारिम चचा और चची का इकलौता बेटा था और हुरम से 5-6 साल बड़ा था। उससे छोटी 2 बहनें थीं, वो दोनों भी हुरम से बड़ी थीं, मगर हुरम की उन लोगों से कभी नहीं बनी। उन तीनों बहन भाइयों ने हमेशा हुरम को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि हुरम के बाबा नहीं है, वो उनके घर में रह रही है। हुरम उनकी इन बातों से छुप छुप कर रोती आई थी। जब कभी सालिहा बेगम को वो उन तीनों की शिकायत करती, तो कभी सालिहा बेगम उसे प्यार करती, तो कभी खामोशी से उसे देखती रहती। हुरम ने भी इन बातों पर चुप रहना सीख लिया था। वो अब उनकी बातों पर रोती नहीं थी, बल्कि दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी। उसने सालिहा बेगम से उनकी शिकायतें करना छोड़ दी थी, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि उसकी माँ मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती। सालिहा बेगम अपने मैके की वजह से मजबूर थी। उनका इस घराने के सिवा और कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि माँ बाप तो उनके रहे नहीं थे। भाई भाभी ने भी उनके शौहर के इंतकाल के बाद उन पर मैके का दर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उन लोगों ने तो सालिहा को साफ कह दिया था कि अब उनकी इस घर में कोई जगह नहीं। सालिहा बेगम अक्सर हुरम को लेकर अपने भाई और भाभी से मिलने चली जाती थी, मगर उनकी भाभी को सालिहा बेगम का आना एक आंख नहीं भाता था। उन्हें डर था कि कहीं सालिहा बेगम हुरम को लेकर उनके पास ही रहने ना आ जाए। इसीलिए शुरू से ही उन्होंने सालिहा बेगम के साथ ऐसा रवैया रखा कि सालिहा बेगम भी उनके घर जाने की हिम्मत नहीं करती थी। अगर कभी उनका अपने भाई से मिलने को जी चाहता, तो वो ठंडी आह भर कर रह जाती। और अब तो उन्हें अपने भाई से मिले भी कई साल हो गए थे। उनके भाई ने भी कभी पलटकर अपनी बहन की खबर लेने की ज़रूरत महसूस ना की थी। ऐसे में हुरम के चचा ही थे जिन्होंने सालिहा बेगम और उनकी बेटी को अपने घर में रहने की इजाज़त दी थी, जबकि हुरम की चची इस बात के बेहद खिलाफ थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके शौहर पर बेवा भाभी और भतीजी की जिम्मेदारी आन पड़े। इसीलिए उन्होंने बहुत शोर मचाया था। सालिहा बेगम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि वो अपने भाई के पास चले जाएं, मगर सालिहा बेगम जानती थी कि उनके भाई के घर में उनके लिए और उनकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं। इसीलिए वो खामोशी से यहीं रहती थी। इन सब बातों को याद करके हुरम की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सर झुकाकर अपने आंसुओं को अपने अंदर धकेला। वो किसी के भी सामने अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। सारिम ने महज 10वीं जमात तक पढ़ा था। उसके बाद उसने पढ़ाई को खैराबाद कह दिया। उसने तो कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी थी, ना ही उसे काम करने में कोई दिलचस्पी थी। वो सारा सारा दिन घर में पड़ा सोता रहता और फिर शाम होते ही घर से निकल जाया करता। वो सारी रात दोस्तों में रहकर आवारागर्दी करता था। हुरम को हमेशा से ही सारिम से चिढ़ थी। उसे सारिम एक आंख नहीं भाता था और अब उसका रिश्ता सारिम से जुड़ने जा रहा था। वो चाहकर भी सारिम को कबूल नहीं कर पा रही थी। उसने कभी भी सारिम जैसे शख्स को अपने जीवन साथी के रूप पर नहीं देखा था। उसका और सारिम का बिल्कुल कोई जोड़ नहीं था, और ये बात सालिहा बेगम समझने को तैयार नहीं थी। वो बस ये देख रही थी कि हुरम के चचा ने उन्हें घर में रहने के लिए जगह दी थी और उन्होंने सारी जिंदगी हुरम को बाप बनकर पाला था। हुरम को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, और अब जब वो अपने बेटे के लिए हुरम का रिश्ता चाह रहे थे, तो वो इनको इनकार नहीं कर सकती थी। उन्होंने हुरम की खुशी को भी नज़रअंदाज कर दिया। इस बात पर हुरम उनसे बदगुमान हुए बैठी थी। हुरम ये बात भी जानती थी कि उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी और ज़बरदस्ती उसका रिश्ता सारिम से तय कर दिया जाएगा। हुरम के लिए वो घर जहन्नुम था, जहाँ हर वक्त उसे चच्ची की तंज भरी बातों का सामना करना पड़ता। तो कभी सारिम की चुभती हुई निगाहें उसे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस होती थी, तो कभी चच्ची की दोनों बेटियों की दिल दुखाने वाली बातें उसके कानों से टकराती। वो जब्त करके रह जाती थी।
ये सारी बातें सालिहा बेगम की निगाहों से छुपी हुई नहीं थी, मगर फिर भी सब जानते बूझते वो अनजान बन गई थी और मुसलसल उस पर इस रिश्ते के लिए जोर दे रही थी। रामीन और फरीहा क्लास लेने के बाद हुरम को ढूंढती लॉन में आई। उन्हें वहां हुरम बिल्कुल खामोश बैठी दिखाई दी थी। उन दोनों ने भी भांप लिया था कि लाजमी हुरम को कोई परेशानी है, जब भी वो इस तरह से अकेली बैठी है। वो दोनों हुरम के करीब चली आईं। हुरम, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। रामीन ने उसके बराबर में घास पर बैठते हुए कहा। हुरम ने थकी थकी नजरों से उन दोनों की सिमत देखा और फिर एक ठंडी सांस खारिज की। हुरम ने अपनी दोनों दोस्तों रामीन और फरीहा को अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो दोनों खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। अम्मी मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो बस ये चाहती हैं कि मैं सारिम से मंगनी कर लूं और फिर उससे शादी कर लूं। इसके लिए वो मुझ पर जोर दे रही है, हुरम ने नम लहजे में कहा। रामीन और फरीहा ने ठंडी सांस भरकर एक दूसरे की तरफ देखा। वो अपनी इतनी प्यारी दोस्त को यूं बुझा हुआ और उदास नहीं देख सकती थी। उसके लिए उन्हें कोई रास्ता निकालना ही था। वो दोनों सर जोड़कर बैठ गई और सारिम से पीछा छुड़ाने के तरीके सोचने लगी। ऐसा करो, तुम सारिम से कह दो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि किसी और को पसंद करती हो। इस तरह से वो खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। हुरम ने जब्त से अपनी अक्लमंद दोस्त की तरफ देखा, जो अपनी दानिश में उसे बेहतरीन मशवरा दे रही थी। और मैं किसे पसंद करती हूँ जिसका नाम लूंगी? हुरम ने सवाल किया। वैसे हुरम, यह आइडिया अच्छा है। अगर तुम्हें कोई ऐसा सीधा साधा बंदा मिल जाए जिसे तुम सारिम से मंगनी ना करने के लिए इस्तेमाल कर सको तो बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई लड़का मुझे कहाँ मिलेगा? हुरम ने दोनों हाथों में चेहरा गिराए सवाल किया। उस पर तीनों सर जोड़कर बैठ गई, मगर कोई भी लड़का उनके मेयार पर पूरा नहीं उतर रहा था जिसके साथ हुरम मोहब्बत का नाटक करती और सारिम उससे मंगनी करने से खुद इनकार कर देता। उन्हें कोई सीधा साधा लड़का चाहिए था ताकि वो लड़का हुरम को नुकसान ना पहुंचा सके। हुरम, मेरे जहन में इस काम के लिए एक शख्स है जो तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और सारिम से तुम्हारी मंगनी भी टूट जाएगी। रामीन ने धीमे लहजे में सरगोशी की थी। हुरम ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। एक हफ्ता पहले जो हमारे नए टीचर आए हैं वो इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो दिखने में भी सीधे साधे हैं और गरीब भी लगते हैं। तुम उनके साथ मोहब्बत का नाटक करो और जब सारिम तुमसे मंगनी करने से इनकार कर दे तो उन्हें सब कुछ बताकर माफी मांग लेना। रामी ने अपना आइडिया उन दोनों के सामने पेश किया। जारून हमदानी का नाम सुनकर हुरम की आंखें हैरत से फैल गई, जबकि फरीहा बेहद एक्साइटेड हुई थी। वाह रामीन, तुमने तो हुरम की परेशानी चुटकियों में दूर कर दी। वाकई मुझे भी जारून सर बहुत सीधे साधे से लगे हैं। वो यकीनन सब कुछ जानने के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस तुम्हें उनके साथ थोड़ा सा मोहब्बत का नाटक करना है और जब सारिम तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो तुम उनसे दूर हो जाना। रामीन और फरीहा दोनों इस बात पर मुत्तफिक थी, जबकि हुरम हैरानी और परेशानी से उन दोनों का चेहरा देख रही थी, जो एक टीचर के साथ मोहब्बत का झूठा ड्रामा करने को कह रही थी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझसे ये सब नहीं होगा। एक शख्स से पीछा छुड़ाने के लिए मैं दूसरी मुसीबत अपने गले में बांध लूं। हुरम ने अपने नाखून चबाते हुए परेशानी से कहा। फिक्र मत करो हुरम, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। एक बार तुम्हारी सारिम से जान छूट जाए तो इस मसले से भी निकल जाओगी। रामी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हुरम ठंडी सांस भर कर रह गई। तुमने देखा नहीं वो दिखने में कितने सीधे साधे लगते हैं। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तुम तैयारी करो सारिम से पीछा छुड़ाने की, वरना तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारी शादी उसे करवा कर ही दम लेंगे। फरीहा ने हुरम के कंधे पर हाथ रखते उससे कहा। बस मैं एक बार सारिम से पीछा छुड़ा लूं, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, हुरम ने उदासी से कहा था, जबकि वो दोनों हुरम को तसल्लियां देने लगी। जारून हमदानी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब हुरम इजाजत लेती हुई उसके ऑफिस में दाखिल हुई। जारून हमदानी ने नजरें उठाकर हुरम की तरफ देखा था। वो काफी दिनों से नोट कर रहा था
कि हुरम उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रही है। ज़ारून हमदानी ने यह बात पहले दिन नोट कर ली थी, मगर वो खामोशी से उसकी ये सारी हरकतें नोट कर रहा था। ज़ारून हमदानी 2 हफ्ते पहले इस यूनिवर्सिटी में टीचर की हैसियत से आया था। वो हुरम की क्लास को पढ़ाता था। उसकी नज़र पहले दिन ही हुरम पर पड़ गई थी। वो लड़की क्लासरूम में भी बहुत खोई खोई सी बैठी होती थी। उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो 1 हफ्ते तक खामोशी से उसे देखता रहा, जबकि हुरम ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो यूं ही बेदिली से क्लास में आकर बैठती और सारा वक्त सर झुकाए कुछ न कुछ सोचती रहती। मगर 1 हफ्ते बाद अचानक ही हुरम उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करने लगी थी, और ज़ारून हमदानी की समझ में ये बात बिल्कुल नहीं थी। वो हुरम के इस रवैये की वजह नहीं समझ पा रहा था, इसलिए बहुत खामोशी से उसकी सारी हरकतों को नोट कर रहा था। अभी भी हुरम क्लास के बाद उसके ऑफिस में चली आई। वो इजाज़त लेकर ज़ारून हमदानी के ऑफिस में आई। ज़ारून ने दिलचस्पी से उसे देखा, जो कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। जी मिस हुरम, आपको कोई काम था? ज़ारून ने अपने सामने रखी फाइल से नजरें उठाकर हुरम की तरफ देखा था। सर, वो मुझे आपसे पूछना था कि आप यूनिवर्सिटी के बाद फ्री हैं, तो हम लोग लंच के लिए चल सकते हैं। हुरम ने अपनी उंगलियां मरोड़ते कुछ परेशान से लहजे में कहा। ये सब करते हुए उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, मगर वो सारिम से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसीलिए इस वक्त ज़ारून हमदानी के सामने खड़ी उसे अपने साथ लंच पर चलने की दावत दे रही थी। हुरम, आप जानती हैं कि आपकी और मेरे दरमियान क्या रिश्ता है, फिर भी आप अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं पा रही। ज़ारून हमदानी ने अपने सामने रखी फाइल बंद करते दिलचस्पी से हुरम को देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और खौफ से दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ज़ारून हमदानी की बात सुनकर हुरम ने बेख्तियार अपने लबों पर ज़बान फेरी थी और फिर अगले ही पल खुद को संभाला था। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हम दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है, मगर दिल तो किसी रिश्ते को नहीं मानता। ये दिल जिस पर आ जाए उसे अपना समझने लगता है। हुरम ने ज़ारून हमदानी की आंखों में आंखें डाले हिम्मत करते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर और उसकी हिम्मत देखकर उसने अब्रू उचकाकर इसकी तरफ देखा। क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे मेरे ऑफिस में खड़े होकर इजहार मोहब्बत कर रही हैं? ज़ारून हमदानी ने दिलचस्पी से आगे होते हुए उसे सवाल किया। हुरम ने सटपटाकर उसे देखा। उसकी दोस्तों ने तो उससे कहा था कि यह शख्स सीधा सादा है, मगर ये तो उसके लिए बहुत टेढ़ा साबित हो रहा था। मगर अब हुरम उससे पीछे नहीं हट सकती थी। हुरम ने मेज पर हाथ रखे और उसकी जानिब झुकी। अगर आप ऐसा समझते हैं तो यही ठीक है, हुरम ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते कहा। ज़ारून हमदानी ने बहुत गौर से उसकी तरफ देखा। उसे बेख्तियार ही अपना दिल इस लड़की की जानिब खींचता हुआ महसूस हो रहा था। ठीक है हुरम, 4 बजे हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ज़ारून ने साथ ही उसे होटल का नाम बता दिया और हुरम इस बात में सर हिलाती वहां से चली गई, जबकि ज़ारून संजीदा नज़रों से बंद दरवाजे को देखता रहा। उसे हुरम का ये रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की कभी बेहद घबराई हुई लगती तो कभी बेहद कॉन्फिडेंट लगती। वो उसकी शख्सियत को समझ नहीं पा रहा था, और जैसी उसकी शख्सियत थी वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि कोई भी लड़की उसके पीछे कैसे आ सकती है, उसकी जानिब कहाँ राग़िब हो सकती है। ज़ारून हमदानी ने एक नज़र अपने हुलिये पर डाली। उसने नीले रंग की ढीली ढाली चेक वाली शर्ट पहन रखी थी, जबकि उसके साथ ढीली पैंट पहनी हुई थी और अपने बालों को माथे पर चिपकाया हुआ था। ऐसे हुलिये में कोई भी लड़की उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं हो सकती थी। फिर जाने क्यों ये लड़की उसकी जानिब कदम बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी बाइक की चाबी उठाते वहां से उठा और उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उसे कोने वाली मेज पर हुरम बैठी हुई दिखाई दी, जो गहरी सोचों में गर्क थी। वो खंगारता हुआ उसके सामने जाकर बैठा। हुरम चौंक कर अपनी सोचों से बाहर आई। ज़ारून हमदानी उसके सामने बैठ गया। ज़ारून ने वेटर को बुलाकर उसे ऑर्डर दिया था। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। हुरम ने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे अपने बारे में बताया था, जबकि ज़ारून हमदानी ने उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। हुरम की झिझक भी ख़त्म हो गई थी। वो अब आराम से ज़ारून से बातें कर रही थी, जबकि ज़ारून हमदानी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था।
اس کے بعد زارون اور حورم کی ملاقاتیں بڑھنے لگی اور پھر ایک روز حورم نے زارون کو ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا. وہیں سارم بھی موجود تھا اور یہ بات حورم بھی جانتی تھی. جب بھی اس نے خاص طور پر آج زارون کو بلایا تھا تاکہ سارم اسے اور زارون کو ایک ساتھ دیکھ لے اور اسے شادی سے انکار کر دے. سارم وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ داخل ہوا تھا مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں. اس نے ضبط سے حورم کو کسی اور کے ساتھ بیٹھا دیکھا. اسی وقت وہ حورم کی طرف بڑھا اور اس کا بازو سختی سے تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا. حورم اس اچانک افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی. کون ہے یہ شخص اور تم اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سارم نے حورم کے چہرے پر سرخ نظریں جمائے درست لہجے میں سوال کیا. حورم نے بھی غصے سے سارم کی طرف دیکھا. تم سے مطلب؟ یہ شخص جو بھی ہے میں ان سے محبت کرتی ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. حورم نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا ڈرے جواب دیا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جانتی بھی ہو کہ ہماری منگنی ہونے والی ہے اور تم یہاں عیاشی کرتی پھر رہی ہو. سارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دے. ہاتھ چھوڑو میرا. تم بھی جانتے ہو کہ میں تم سے منگنی کرنے کے لیے کبھی راضی نہیں تھی. سب گھر والے زبردستی یہ رشتہ طے کر رہے ہیں. اب جب تم یہ بات جان ہی گئے ہو کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں تو میرا پیچھا چھوڑ دو. حورم نے سارم سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے غصے سے کہا. سارم ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا جبکہ حورم آنکھوں میں شعلے بھرے اسے گھور رہی تھی. زارون ہمدانی اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا. سارم غصے سے وہاں سے نکل گیا جبکہ حورم جانتی تھی کہ ابھی اسے گھر جا کر کئی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سارم کے جانے کے بعد وہ تھکی تھکی سی اپنی جگہ بیٹھ گئی تھی. زارون نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا مگر حورم نے اسے اس سب کی کوئی وضاحت نہیں دی. وہ بس خاموش بیٹھی رہی تو زارون نے بھی اس سے کچھ نہ پوچھا. حورم گھر میں داخل ہوئی تو ایک طوفان اس کا منتظر تھا. گھر کے سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے. حورم ایک ٹھنڈی سانس بھرتی لاؤنج میں داخل ہوئی. اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جو ان سب کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی. لو آ گئی مہارانی. پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنا منہ کالا کر کے آ رہی ہے. اسے تو کوئی ڈر ہی نہیں. چچی نے حورم کو دیکھ کر غصے اور نفرت سے کہا جبکہ چچا اور سارم نے بھی گھور کر حورم کی طرف دیکھا. ان سب کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر حورم کے دل کو کچھ ہوا تھا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا اور پھر اپنی ماں کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی. صالحہ بیگم نے نم نظروں سے حورم کی طرف دیکھا. حورم یہ سب کیا ہے؟ سارم کیا کہہ رہا ہے؟ صالحہ بیگم کی حالت غیر ہو رہی تھی. حورم کے دل کو کچھ ہوا تھا. امی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں سارم سے شادی نہیں کرنا چاہتی مگر آپ نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی مجھے اس رشتے میں باندھ رہی تھی. حورم نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. حورم چپ کر جاؤ. تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ صالحہ بیگم نے اس کی بات سن کر اسے چپ کروانے کی کوشش کی. تو تم اس عجیب سے لڑکے کے لیے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہو؟ تم نے اس لڑکے کا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ کہیں سے بھی میرے برابر کا نہیں ہے. سارم نے حورم کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا مذاق اڑایا. حورم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا. وہ جیسے بھی ہیں مجھے ان سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. بس میں تم سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی. حورم نے بھی ضدی لہجے میں اسے کہا. توبہ توبہ اس لڑکی کی کیسی زبان چل رہی ہے. سامنے چچا کھڑا ہے مگر کسی غیر مرد کے لیے اظہار محبت کرتے اس کی زبان ذرا نہیں کانپ رہی. کیسی بے شرمی سے ڈٹ کر کھڑی ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلانے کی کوئی ضرورت نہیں مگر اس گھر میں میری بات سنتا ہی کون ہے؟ سب کو تو میں ہی دشمن لگتی ہوں. اب آپ سب بھگتیں اس کی حرکتیں. اس نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. چچی نے حورم کو کوستے ہوئے کہا تھا. میں تو پہلے ہی اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے پر راضی نہیں تھی مگر آپ کو ہی شوق چڑھا تھا کہ آپ کی یتیم بھتیجی ہے اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر اب آپ نے اپنی یتیم بھتیجی کے لچھن دیکھ لیے ہیں تو اس سوچ کو اپنے دل سے نکال دیں کہ یہ لڑکی بہو بن کر کبھی اس گھر میں آئے گی. چچی کی زبان مسلسل چل رہی تھی جبکہ صالحہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے.
हुरम ने जब्त करके उन्हें देखा, मगर सारिम से पीछा छुड़ाने के लिए जो कुछ भी उसने किया था, उसके बाद उसे ये सुनना ही था। बाबा, मैं भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो पढ़ाई के बहाने घर से बाहर जाकर ये सब करती फिरे। सारिम ने भी उस रिश्ते से साफ इनकार किया। हुरम ने सुकून की सांस ली, जबकि सालिहा बेगम ने तड़प कर सारिम की तरफ देखा था। हुरम और उसका रिश्ता टूट गया था। सब एक एक करके वहां से चले गए थे। सिर्फ हुरम और सालिहा बेगम वहां रह गए। अम्मी, आप मेरी बात सुने। हुरम ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर सालिहा बेगम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। आज तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा क्यों किया। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हुरम। सालिहा बेगम ये कहकर गुस्से से अपने कमरे में चली गई, जबकि हुरम वहीं खड़ी रह गई। एक रिश्ता तोड़ने के लिए उसने अपने कितने ही रिश्तों को नाराज कर दिया था। हुरम को अब जाकर मामले की संगीनी कायम हुआ, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो वहीं सोफे पर सर थामे बैठ गई। वो अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहती थी और ना ही उनका दिल दुखाना चाहती थी, मगर उससे ये सब हो गया था। हुरम को अब ज़ारून हमदानी को भी सब कुछ बताना था। जो वो चाहती थी वो सब हो गया था और उसे अब इस रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए उसने ज़ारून हमदानी को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया, मगर उसका दिल डूबता जा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि शायद वो उस सादा से दिखने वाले शख्स से मोहब्बत करने लगी है, मगर उसने अपने दिल की आवाज़ ना सुनी। वो सारी रात एक लम्हे के लिए भी सुकून से ना सो सकी थी। सारिम सब रिश्ता तोड़ने की खातिर वो जाने कितने ही लोगों का दिल दुखा रही थी। सुबह उठते ही उसने ज़ारून हमदानी को फ़ोन किया कि वो उससे मिलना चाहती थी और उसे सब कुछ बताना चाहती थी। वो अब मज़ीद अंधेरों में उसे नहीं रखना चाहती थी। जब भी जल्द अज जल्द उसने ज़ारून हमदानी को सब कुछ बताने का फ़ैसला कर लिया था। उसे यकीन था कि ज़ारून हमदानी उसकी मजबूरी को और उसकी बात को समझेगा, इसीलिए वो उससे मिलना चाहती थी। पहली ही बेल पर ज़ारून हमदानी ने फ़ोन उठा लिया। सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, हुरम ने रोंदे हुए लहजे में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ, फिर बात करते हैं, ज़ारून ने नरम लहजे में हुरम से कहा, जबकि हुरम उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गई। लेकिन सर, मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ? हम लोग कहीं और मिल लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में या फिर यूनिवर्सिटी में, हुरम ने झिझकते हुए कहा था। क्यों, मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझ पर एतबार नहीं है? ज़ारून हमदानी ने काटदार लहजे में सवाल किया। उसकी बात सुनकर हुरम कुछ देर के लिए चुप रह गई। ठीक है, मैं आती हूँ, हुरम ने मजीद कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर घर से निकल गई थी। आधे घंटे बाद वो ज़ारून हमदानी की भेजी हुई लोकेशन के सामने खड़ी थी। उसने हैरत से उसके आलीशान बंगले की तरफ देखा। उसे लगा वो किसी गलत लोकेशन पर पहुंच गई है। अपना फ़ोन खोलकर एक बार फिर से लोकेशन कंफर्म की थी। वो बिल्कुल सही जगह पर खड़ी थी। वो झिझकते हुए आगे बढ़ी। आनी दरवाजे के पास चौकीदार बैठा था। शायद वो पहले से ही हुरम की आमद के बारे में जानता था। उसने उठकर फौरन ही दरवाज़ा खोला। ये ज़ारून हमदानी का घर है? हुरम ने चौकीदार से पूछा, जिस पर चौकीदार ने असबात में सर हिलाया। हुरम आईनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सामने ही सरसब्ज लॉन फैला हुआ था। वो लॉन बेहद खूबसूरत और हरा भरा था। हुरम की आंखों में सताइश उभर कर आई। वो लॉन को पार करके घर में दाखिल हुई। उसने हैरानी से घर की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आम सी यूनिवर्सिटी का टीचर का घर ऐसा हो सकता है। वो लाउंज में खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो लाउंज के बीचों बीच खड़ी थी। इसी असना में उसे सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। हुरम ने सर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। ज़ारून हमदानी काले रंग की पैंट कोट में मलबूस सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। वो बाल जो हमेशा तेल से चिपके रहते थे, वो बाल इंतहाई नफासत से जेल से सेट किए गए थे। हुरम चंद लम्हों के लिए अपना सांस तक रोक गई थी। वो हैरानी और बेयकीनी से ज़ारून की तरफ देख रही थी, जो उसी की सिमत आ रहा था।
हुरम की आंखें हैरत से फैली हुई थी। ज़ारून हमदानी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि हुरम के चेहरे पर छाए हुए तासुरात देखकर वो महजूज हुआ था। ज़ारून हमदानी उसके सामने आ खड़ा हुआ, जबकि हुरम ने खौफ से अपने कदम पीछे की जानिब लिए। वो खौफजदा सी पीछे हट रही थी। ज़ारून हमदानी सर्द नजरों से उसकी तरफ देखता उसके करीब हो रहा था। तुम मुझसे कोई बात करना चाहती थी? ज़ारून हमदानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। ये सब क्या है? हुरम के मुंह से बेयकीनी से बस इतना ही निकल सका। तुम क्या समझ रही थी? तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करोगी, मुझे धोखा दोगी और मैं बेखबर रहूंगा? तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा था, या मैं तुम्हें अपने हुलिये से बेवकूफ दिखाई दे रहा था? तुम अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल करोगी और मैं बेखबर रहूंगा? मैंने कहा था मुझे धोखा नहीं पसंद, और तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। ज़ारून हमदानी ने उसे अपने करीब खींचते हुए गुस्से से कहा था। हुरम खौफ से लरज उठी थी। मैं सब जान गया हूं। तुमने अपने आवारा कजन से पीछा छुड़ाने के लिए मेरा सहारा लिया था। क्या सोचकर तुमने मुझे चुना था? ज़ारून हमदानी ने जैसे उसका मजाक उड़ाया था। आप कौन हैं? हुरम ने सहमे हुए लहजे में सवाल किया। उसकी बात सुनकर ज़ारून बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं एक मशहूर बिजनेसमैन हूँ और एक छुपा हुआ सियासी चेहरा हूँ, जिसे तुम एक सीधा साधा और बेजरर इंसान समझ बैठी थी। ज़ारून ने उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहा था, जबकि हुरम के चेहरे पर खौफ और हरास फैल गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि किस्मत उसके साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें, हुरम ने खौफ से लरसते हुए कहा था, जबकि उसकी बात सुनकर ज़ारून गहरा मुस्कुराया था। ठीक है, जाने दूंगा, मगर अपने इंतकाम के बाद। ज़ारून ने उसकी झील सी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या मतलब? हुरम का लहजा लड़खड़ाया। तुम क्या समझ रही थी कि तुम मेरे साथ मोहब्बत का नाटक करोगी और फिर अपना काम पूरा करते ही मेरी जिंदगी से निकल जाओगी? तुमने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई तो क्या करोगी? ज़ारून ने अपनी हाथ की पुश से उसका गाल सहलाते हुए कहा था। हुरम के दिल की धड़कन बेइख्तियार बढ़ी थी। आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? हुरम ने भागती धड़कनों पर काबू पाते हुए उससे सवाल किया था। जिस रोज तुम पहली बार मेरे ऑफिस आई थी, जब भी मैंने तुम्हारे बारे में सारी मालूमात निकलवाई थी, मैं तुम्हारे किसी भी कदम से बेखबर नहीं था, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने अपनी दोस्तों के कहने पर किया है। उन्होंने ही तुम्हें ये उल्टा मशवरा दिया था, और तुम भी बिना सोचे समझे सारिम से पीछा छुड़ाने के लिए इस मशवरे पर अमल करने निकल खड़ी हुई थी। ज़ारून ने उसे कम अक्ली का ताना दिया था। हुरम के गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हो गई। मैं यहाँ सब कुछ आपको बताने आई थी। सारिम ने कल रात मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, इसलिए मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी। हुरम ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा। बहुत देर कर दी तुमने लिटिल गर्ल। अब जब तक मैं ना चाहूं तुम यहां से नहीं जा सकती। ज़ारून ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मजीद उसकी तरफ बढ़ा था। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं जानता था कि तुम मेरे साथ प्यार का ड्रामा कर रही हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इस बात की इजाज़त दी कि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको, और मुझे जाने कब तुमसे मोहब्बत हुई मुझे पता ही नहीं चल सका। अब मैं किसी भी सूरत तुमसे दूर जाने के बारे में नहीं सोच सकता, और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। ज़ारून हमदानी ने हुरम की नाजुक सी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब किया था। ये आप क्या कह रहे हैं? जब आप सब कुछ जानते हैं तो आप मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? मैंने तो आपको धोखा दिया।
ہورم کی سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ وہ بامشکل اپنی بات مکمل کر سکی تھی۔ یہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے خود بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میں کب تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ زارون نے اس کی گالوں پر ٹکے ہوئے آنسوؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، کچھ دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے، ہم دونوں کا نکاح ہے۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر ہورم کو اپنے پیروں سے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر زارون کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ ہورم کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکل پا رہے تھے۔ جس طرح سے تم میرے ساتھ محبت کا ناٹک کر سکتی ہو، اسی طرح سے مجھ سے نکاح بھی کرو گی؟ زارون نے اسے چھوڑا۔ ہورم نے بے اختیار ہی صوفے کو تھام لیا۔ اس کا سانس بہت تیز رفتاری سے چل رہا تھا اور بے یقین نظروں سے وہ زارون ہمدانی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے زارون ہمدانی کو دھوکہ دیا ہے، مگر اصل دھوکہ تو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ زارون ہمدانی تو پہلے دن سے ہی سب کچھ جانتا تھا۔ لیکن میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، ہورم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اس سے کہا۔ زارون ہمدانی نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نکاح کر کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ زارون ہمدانی نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آ گیا تھا۔ ہورم پریشان سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح خواہ نے اس کی مرضی پوچھی۔ زارون پلیز یہ سب نہ کریں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میری امی کو بہت دکھ ہوگا، ہورم نے زارون سے کہا تھا۔ ہورم، تمہارے گھر والے اتنی آسانی سے اس نکاح کے لیے نہیں مانیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے حامی بھر لو، زارون نے کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، ہورم نے ضدی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، بیٹھی رہو یہیں، زارون نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہورم بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے گر رہے تھے۔ کچھ دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ ہورم سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ زارون نے ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، زارون نے اس بار نرمی سے کہا۔ ہورم نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ امی بہت خفا ہوں گی، وہ کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گی، ہورم کے لہجے میں انجانا سا خوف بول رہا تھا۔ جب ہی میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے گھر والے کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، اور میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا، زارون نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا تھا، جو رونے کی وجہ سے مزید گلابی ہو رہا تھا۔ ہورم نے ایک خفا سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ زارون بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ سارے راستے ہورم پریشان رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ زارون نے اس کے چہرے پر نگاہیں ڈالی، مگر ہورم باہر دیکھ رہی تھی۔ زارون نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سارے گھر والوں کی چپتی ہوئی نظروں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ سارم حیرانی اور بے یقینی سے زارون ہمدانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص وہی تھا جو اسے ریسٹورنٹ میں ملا تھا۔ میں اور ہورم نکاح کر چکے ہیں۔ اس ہفتے میں بارات لے کر اسے رخصت کروانے آ رہا ہوں، جب تک یہ آپ لوگوں کے پاس میری امانت ہے، زارون ہمدانی نے سرد اور سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں کو سکتہ ہو گیا، جبکہ ہورم سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ ہورم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صالحہ بیگم بے یقینی سے ہورم کی طرف بڑھی۔ ہورم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ صالحہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور ہورم کے چہرے پر پڑا۔ ہورم نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آنٹی، ہورم میری بیوی ہے،
میں اب اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، زارون ہمدانی نے سخت لہجے میں کہا تھا، جبکہ صالحہ بیگم غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ حورم کی رخصتی کی تیاری کریں۔ اگر میری غیر موجودگی میں حورم کو ایک خراش بھی آئی تو میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ لوگ ابھی تک میرے نام سے واقف ہیں، میری طاقت سے واقف نہیں۔ جس روز آپ کو میری طاقت کا اندازہ ہو گیا تو میرے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت بھی نہیں کر سکیں گے، زارون ہمدانی نے غرور سے کہا تھا، جبکہ حورم بس سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ زارون نے حورم کی طرف نرمی سے دیکھا اور اسے مخاطب کیا، حورم، میں اگلے ہفتے تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، پریشان مت ہونا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی آنکھوں میں حیرانی بھرے حورم کو دیکھ رہا تھا۔ حورم سب کی چبھتی ہوئی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ رات کو صالحہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں۔ حورم فوراً ہی اٹھ کر ان کی جانب گئی۔ امی، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سارم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی، اس لیے میں نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ اور پھر حورم انہیں ساری بات بتاتی چلی گئی، جبکہ صالحہ بیگم بھی کب تک اپنی بیٹی سے ناراض رہ سکتی تھی۔ انہوں نے حورم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زارون ہمدانی حورم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ گیا تھا۔ حورم سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ زارون ہمدانی نے ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھی نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا، جو اچانک ہی اس کی زندگی میں آئی تھی اور اس کے لیے بے حد ضروری ہو گئی تھی۔